ये जितने भी चैप्टर्स हैं एफएम में, इन सब के लिए देयर इज़ अ बेसिक चैप्टर विच इज़ कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो सीपीटी में भी था, कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग, जो कि स्कूल लाइफ में भी हुआ करता था, और फाइनली यहाँ पे भी है। इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अलग से क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम होता है। 4 मार्क्स कैन कम मैक्सिमम, बट अदरवाइज टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड बिकॉज उसके बिना वी कैन नॉट इवन ब्रीद इन एफएम सब्जेक्ट। ठीक है, तो इट इज़ द ऑक्सीजन फॉर ईच चैप्टर रिक्वायर्ड। तो मैंने उसको डाला नहीं चैप्टर्स में, बोलना चाह रहा हूँ वो साइड स्टफ है, आने को 4 नंबर का आ सकते हैं, बट वी कांट expect it to come that way in the exam, but that does not mean that anybody can relax over there. आपका अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लिख दो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी आप लोग को केवल वॉल्यूम 1 क्लास में कैरी करना है। ठीक है, तो जब वॉल्यूम 2 वाला टॉपिक होगा तो वॉल्यूम 2 और इको क्लास में इको कैरी करना है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ब्रैकेट TVM। ओके, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको बताना है कि जो आंसर कैलकुलेट करना है वो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है कि प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। आई एम स्पीकिंग आउट इन हिंदी, यू हैव टू टेल मी वेदर द क्वेश्चन इज अबाउट कैलकुलेटिंग FV फ्यूचर वैल्यू और अबाउट PV प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि सपोज मेरे को 70,000 रुपीज़ 5 साल बाद चाहिए, 70,000 रुपीज़ 5 साल बाद चाहिए किसी इम्पॉर्टेंट काम के लिए, एंड इसके लिए आज मेरे को कुछ पैसा जमा करना पड़ेगा 18% इंटरेस्ट पे, 18%, जिससे कि वो 70,000 बन जाए। क्या चीज़ का सम है? प्रेजेंट वैल्यू ना, बिकॉज 70,000 तो वहाँ पे चाहिए, आज कितना जमा करना पड़ेगा? करीबन 50,000 45,000, जिससे वो इंटरेस्ट के साथ 70,000 बन जाए। सही है, तो वो जो निकालना है आपको, व्हाट इज़ दैट? PV। व्हाट इज़ दैट? PV। और सबको फील हो गया होगा आंसर 70,000 से ज़्यादा या 70,000 से कम? कम। कॉमन सेंस है, कमती पैसा लगाएंगे इंटरेस्ट होते होते इट विल बिकम व्हाट? 70,000 ना। तो 70,000 को इंग्लिश लैंग्वेज वाइज कंपाउंड करना है या डिस्काउंट करना है? 70,000 को कंपाउंड करने का मतलब हुआ आगे भेजना, डिस्काउंट करने का मतलब हुआ पीछे टानना। क्या करना है? पीछे टानना है, डिस्काउंट करना है। यू हैव टू रिड्यूस इट ना, कि 70,000 का प्रेजेंट वैल्यू कितना? सर 42,000। तो यू हैव नॉट कंपाउंडेड इट, आपने ब्याज उसके अंदर मिलाया नहीं है, ब्याज को हटाया है, ब्याज को हटाया है। यू हैव नॉट इंक्लूडेड द ब्याज। 18% ब्याज मिला हुआ था 70 के अंदर, तुमने उसको हटा के प्रिंसिपल अमाउंट बोला है आज। क्या? थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू मीन्स डिस्काउंटिंग। व्हाट डज इट मीन? डिस्काउंटिंग। मेरे को $10,000 हर साल के एंड में 10 बार चाहिए, हर साल के एंड में 10 बार चाहिए किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए। 10,000 बोला ना? हाँ, 10,000 हर साल के एंड में 10 साल के लिए 10 बार। उसके लिए मेरे को आज क्या पैसा जमा करना पड़ेगा? आज क्या पैसा जमा करना पड़ेगा? ये सब क्या चीज़ का है? प्रेजेंट वैल्यू। बिकॉज फिर से क्वेश्चन वही है कि आज क्या जमा करना पड़ेगा, जिससे कि जहाँ पे जमा करेंगे वहाँ से 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 निकाल पाएँ। ठीक है, कांट यू फील दैट हम लोग 1 लाख निकाल रहे हैं? 10,000 10,000 10,000 10,000 10 बार 1 लाख ना। तो आज जो जमा करना पड़ेगा वो 1 लाख से ज़्यादा कि 1 लाख से कम? 1 लाख से कम ऑब्वियस है, हो सकता है 70-80 हज़ार होगा। ठीक है ना, बिकॉज जमा पहले करे उठा रहे बाद में, तो ब्याज मिलना चाहिए। तो करेक्ट। तो इन दैट केस वो जो हम निकाल रहे हैं वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी था ना यहाँ पे, 10,000 10,000 10,000 10,000 इक्वल अमाउंट बहुत बार, दैट्स एन्यूटी। और फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में था सिंगल अमाउंट 5 साल बाद, दैट वॉज नॉट एन एन्यूटी, सिंगल अमाउंट था। ये तो 10 10 10 10 10 इतने बार है, तो क्या है? एन्यूटी, उसका प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो यू आर पिकिंग अप वेल। आपके रिप्लाई के कारण कॉमन सेंस एकदम ठीक है, ऑब्वियस है।
आई विल नॉट आस्क, मैं स्ट्रेट अवे बोल देता हूँ, अगर आज पैसा जमा किए 50,000, वो 5 साल बाद कितने बन जाएगा, कितना बन जाएगा? व्हाट इज़ दैट? फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट। और अगर 10,000 10,000 10,000 10,000 5 बार जमा किए तो 5 साल बाद कितना बन जाएगा? दैट इज व्हाट? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो 4 चीज हो गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। उसके अलावा अगर मेरे को 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 जिंदगी भर चाहिए, क्या चाहिए? जिंदगी भर चाहिए, जिंदगी भर चाहिए, उसके लिए आज पैसा क्या जमा करें? दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, बट दिस एन्युटी विल कंटिन्यू फॉर एवर, देयरफॉर इट्स कॉल्ड परपेचुअल, इट्स कॉल्ड परपेचुअल, परपेचुइटी। क्या? परपेचुइटी, देन एन्युटी विच विल कंटिन्यू फॉर एवर, विच विल कंटिन्यू फॉर एवर। ठीक है ना? द पॉइंट इज नॉट अबाउट इंग्लिश और हिंदी गोइंग ऑन, अंडरस्टैंड? ठीक है ना? जरा सा भी मन में वो नहीं हो कि सर स्पीक्स इंग्लिश और हिंदी और वट एवर इट इज, वी विल स्पीक वट एवर लैंग्वेज इट सूट्स टू फॉर अस टू अंडरस्टैंड। CS एग्जामिनेशंस आर नॉट लैंग्वेज ड्रिवन, दे आर कंटेंट ड्रिवन। नो मैटर आपका क्या लैंग्वेज है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कितना पावरफुल है या कितना अनपावरफुल है, वो आपके पास फेल में ज़्यादा मैटर नहीं करता है, खासकर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। समझ गए? तो अगर इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं कहीं तो इसलिए बिकॉज सम तो इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा, उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना। हिंदी यूज़ कर रहे हैं इसलिए बिकॉज अल्टीमेटली अंडरस्टैंडिंग से डिपेंड करता है। तो 5 चीज़ बोल दिए। एक था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, एक था प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, एक था फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, एक था फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, और एक था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। सही है? मेरे को 1 साल बाद 10,000 चाहिए, उसके 1 साल बाद 10,000 से 5% ज़्यादा, उसके बाद 10,000 से 5% पर आना, माने 2 बार ज़्यादा, उसके बाद उससे 5% ज़्यादा, उसके बाद उससे 5% ज़्यादा, एंड सो ऑन फॉर एवर। 10,000 10,000 10,000 नहीं चाहिए, पहले 10,000, फिर 10,000 से 5% ज़्यादा 10,500, फिर 10,500 से 5% ज़्यादा, ओके 10,100 समथिंग, एंड सो ऑन फॉर एवर। तो ये तो एन्युटी नहीं हुआ, बिकॉज अमाउंट चेंज हो रहा है, अमाउंट चेंज हो रहा है। इज इट एन एन्युटी? नो, इट इज़ नॉट अ परपेचुइटी ऑल्सो, बिकॉज परपेचुइटी में तो एन्युटी होना जरूरी है। इट इज़ परपेचुअल ग्रोथ। क्या? परपेचुअल ग्रोथ। ग्रोथ इज परपेचुअल, बिकॉज परपेचुअल वर्ड इज नॉट फाइनेंस का, इट इज इंग्लिश लैंग्वेज। परपेचुअल मीन्स समथिंग दैट इज फॉर एवर, दैट इज फॉर एवर। ठीक है ना? कि समथिंग दैट यू हैव लर्नड वेरी नाइसली, यू सेड इट्स दिस इज माई परपेचुअल नॉलेज, आई विल रिमेंबर इट फॉर एवर। ठीक है? ये मैं भूल नहीं सकता हूँ, मेरे सिंक हो गया बॉडी में, परपेचुअल। तो अगर ग्रोथ रेट 5% 5% 5% 5% 5% 5% है जिंदगी भर, दैट इज परपेचुअल ग्रोथ। व्हाट इज दैट? परपेचुअल ग्रोथ। ठीक है? तो ये 6 चीज़ है चैप्टर में। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल ग्रोथ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल ग्रोथ। सही है? अपने चाहते हैं, हम चाहते हैं कि काश ऐसा नहीं हो कि स्टूडेंट ये डाउट पूछे या उसके मन में डाउट आए कि सर क्वेश्चन पढ़ के समझ में ही नहीं आता है पीवी का सम है कि एफवी का सम है। बिकॉज ये तो आप लोग को अभी भी समझ में आ रहा था, जब स्टोरी बोल रहे थे तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना है या फ्यूचर वैल्यू निकालना है, मेरे को तो दिख रहा था, समझ में आ रहा था। तो प्लीज़ ऐसा हाल नहीं हो कि डाउट रेज हो आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या निकालना है, पीवी या एफवी। ठीक है? तो दैट शुडेंट हैपन, और बिकॉज वो समझ में आने का कोई तरीका नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सम, इंटरनलाइजिंग द सम। यार वो पैसा वहाँ खड़ा है, उसका आज निकालना है यानी पीवी निकालना है। वो इतना सारा पैसा बाद में खड़ा है, उसका आज निकालना है यानी पीवी निकालना है। इतना पैसा जमा कर रहे हैं, वो कितना बन जाएगा, एफवी निकालना है। हाउ कैन यू से यू विल नॉट अंडरस्टैंड पीवी और एफवी? इज इट ओके? ओके? तो ये 6 चीज़ चैप्टर में है, पर ये 6 चीज़ करने के लिए सबसे मेन जो चाहिए वो है इंटरेस्ट रेट। वो है इंटरेस्ट रेट। कुछ भी करने के लिए ब्याज जब तक नहीं देंगे तुम कैसे पीवी एफवी करेगा? In order to send future value, you have to compound, you have to 1 plus I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माने 18% ऐड करना है तो इंटू 1.18, 5 साल बाद इंटू 1.18 पावर 5,
यू हैव टू डू इनटू ना इनटू। कोई चीज़ आज खड़ा है सर, उसको 5 साल आगे भेजना है तो इनटू 1.18 पावर 5, कंपाउंडिंग, ब्याज से मल्टीप्लाई करना है। और पीवी निकालना है तो क्या, डिस्काउंटिंग, यानी 1.18 पावर 5 से डिवाइड करना है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही है कंपाउंड करने के लिए 1 प्लस आई पावर एन से मल्टीप्लाइड, और डिस्काउंट करने के लिए 1 प्लस आई पावर एन से क्या, डिवाइड। पूरा खेला 1 प्लस आई पावर एन का है। दिस इज द स्टफ गोइंग ऑन, 1 प्लस आई टू द पावर एन। सही है, दिस इज व्हाट वी आर डीलिंग विथ। आई इज द इंटरेस्ट रेट, 1 प्लस आई इज द फैक्टर। एक बार मैं 5-7 बार फैक्टर बोल रहा हूँ, उसके बाद तुमसे 5-7 बार फैक्टर पूछ रहा हूँ। मैं आसान वाला बोल रहा हूँ, तुमसे डिफ़िकल्ट वाला पूछ रहा हूँ, बताना। पहले 5-7 बार सुन लो। 6% का फैक्टर 1.06, 7% का 1.07, 18% का 1.18, -4% का 0.96, -5% का 0.95, 11% का 1.11। सही है? अब बोलो 2.3% का 1.023, 1.023, 3.77% का 1.0377, 5.82% का 1.0582, -2% का 0.98, बिकॉज -2% इज 1 माइनस 0.02 ना। जैसे 1 प्लस आई है तो आई नेगेटिव है तो 1 से लेस हो रहा है। -2% इज 0.98, -3% इज 0.97, -3.5% इज 0.965, 96.5%. Is it okay? The entire FM revolves around 1 plus I. 1 plus I is your bread and butter, everything. 1 plus I. I have seen students, जब एग्जाम में आता है 5.88%, कोई लिख के आ जाता है 1.588, भूल के 1.588, वो तो हो गया 58.8%। अपने को तो 1.0588, तो सर छोटा सा तो मिस्टेक है, छोटा मिस्टेक है ये। 5.88% ब्याज था, तुमने 58.8% ब्याज लगा दिया और तुम बोल रहा है छोटा मिस्टेक है। तुमको नेगेटिव मार्क्स मिलेगा। नेगेटिव मार्क्स कैसे? उस सम में तो गया ही, उसको इतना दुख और गुस्सा आएगा कि उसके नेक्स्ट वाले सम में भी उसका इफेक्ट होगा चेक करते समय। तो यू कांट ऑपरेट इन मोटा मोटी स्टाइल, ठीक है? गंदगी बर्दाश्त करना पड़ेगा कि सर गंदा गंदा फिगर्स दिया वहाँ रहेगा, ठीक है? 1 प्लस आई, ठीक से बोला नहीं था, अभी तो ठीक से बोल दूँ। 1 प्लस आई का मतलब 1 रुपया बाद में ब्याज के साथ कितना बन जाता है। तुमने 1 रुपया जमा किया बैंक में 6% इंटरेस्ट रेट पे, वो कितना बन जाएगा? 1.06। तो ऐसा नहीं है कि 1 प्लस आई क्या हुआ, 1 प्लस आई इज 1 रुपया का फ्यूचर वैल्यू। 1 प्लस आई इज 1 रुपया का फ्यूचर वैल्यू, ठीक है? जब कभी तुम लोग को बोलते हैं कोई चीज़ 50,000 है, 10% बढ़ेगा, तो वो तो वर्बली आ गया होगा 55,000 मन में। 50,000 है, 10% बढ़ेगा 55,000। किसी किसी का मैथ्स बहुत कमज़ोर है, वो करेगा 50,000 प्लस 10% और 50,000, ठीक है? गया वो ज़माना जब ये सब करते थे। यू हैव टू डू 50,000 इंटू 1.1, 50,000 इंटू 1.1, 50,000 प्लस 10% और 50,000, तब तक तो घंटी बज जाएगा, ठीक है? तो वी हैव टू ऑपरेट विथ 1 प्लस आई। आई कम टू दैट आई वाला पार्ट वंस अगेन अ बिट लेटर। अभी एक बार आई के पीछे पढ़ता हूँ। आई, इंटरेस्ट रेट। शेयर का प्राइस होता है, बॉन्ड का प्राइस होता है, कमोडिटी का प्राइस होता है, ट्रेनिंग ट्यूशन का प्राइस होता है, मनी का भी प्राइस होता है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ मनी? व्हाट इज द प्राइस ऑफ मनी? मनी इज अ कमोडिटी, इट हैज़ अ प्राइस ना। तो ऐसे नहीं समझ रहे, तो दूसरी तरह समझाते हैं। तुम मेरे से कोई सामान खरीदता है तो तुमको पैसा देना पड़ेगा ना। तो तुम मेरे से मनी लेता है तो तुमको कुछ देना पड़ेगा क्या? इंटरेस्ट। If you take money from me, you have to pay what? Interest. What is interest rate? It is the price of money. It is the price of money.
In a deregulated environment, deregulated, yes, please, anybody, what is deregulated? In a deregulated environment, anyone, deregulated का मतलब? हाँ ना फ्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन. रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? नियम कानून. ठीक है. डीरेगुलेशन का मतलब क्या होता है? नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. In a deregulated environment, interest rate is determined by the demand for money and supply of money. Demand for money and supply of money. ठीक है. जब कभी ये बात बोलते हैं इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, या फिर मैं बोलता हूँ 99.99% स्टूडेंट्स के साथ जब इको में पढ़ते हैं ना, ठीक है, कि प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई, तो लोगों को लगता है डायलॉग चालू हो गया, माने समझ में कुछ आ रहा नहीं है, बकना है. हम लोग भी बकते हैं पेपर में जाके, बुक में भी लिखा हुआ है. ठीक है. इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड सप्लाई फोर्सेस का मतलब ये हुआ, ध्यान देना, 2% पे 2% इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है कि ज़्यादा? कम लग रहा है. इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम ही लग रहा है. ये है डिमांड, ये है सप्लाई. डिमांड फॉर मनी इज 500 मिलियन, 500 मिलियन लोग पैसा बोरो करने को तैयार है. सप्लाई इज ओनली 100 मिलियन, बिकॉज 2% ब्याज पे हम पैसा नहीं देगा, बहुत कम है. समझ गया? 3% इंटरेस्ट रेट पे डिमांड विल बी हायर और लोअर, ज़्यादा ब्याज हो गया. सो डिमांड इज 400 मिलियन, सप्लाई इज 200 मिलियन. 4% इंटरेस्ट रेट पे डिमांड एंड सप्लाई आर सपोज व्हाट? सेम. 5% इंटरेस्ट रेट पे डिमांड इज 200, सप्लाई इज व्हाट? 400. तो ये जो 4% है इस पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई ना, तो इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज एंड इट इज नॉट अ बुकिश लैंग्वेज कि कोई डायलॉग दे रहे हैं ऐसे ही. दिस इज हाउ इंटरेस्ट रेट्स आर डिटरमाइंड. इंटरेस्ट रेट इज द प्राइस ऑफ मनी, इट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी. ठीक है ना. नाउ व्हाट इज गोइंग इनटू द हेड ऑफ द पीपल, जो लोग डिमांड एंड सप्लाई कर रहे हैं उनके मन में कुछ चल रहा होगा. तो इन दैट केस लेट्स एंटर इनटू देयर माइंडसेट. तुम अपना पैसा कहीं पे लगाने वाला है, क्यों? तुम तो कंज्यूम भी कर सकता है. यू हैव अ सर्टेन इनकम, योर इनकम इज से 50,000 पर मंथ. आउट ऑफ 50,000 you can consume the entire 50,000. You can or you cannot? You can, but still people save. 50,000 में से कुछ अमाउंट कंज्यूम करते हैं, बाकी का दे सेव. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट अ हाउसहोल्ड सफर्स, दैट अ हाउसहोल्ड कन्फ्रंट्स इज कंजम्पशन सेविंग डिसीजन. व्हाट डिसीजन? कंजम्पशन सेविंग. कितना कंज्यूम करना है, कितना सेव करना है. व्हाई डू यू सेव? तो इन दैट केस आवाज सुनाई दिया, फॉर द फ्यूचर. Everybody has to save. Every family, middle class, lower middle class, upper middle class, super rich, Amitabh Bachchan, everybody has to save. There's no exception to it. And therefore, जब बोलते ना फाइनेंस में करियर बनाओ, कभी हम लोग की तरफ से SMS जाते हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेकिंग करियर इन फाइनेंस, एंड पीपल से दैट समझ में नहीं आता यार क्या करियर इन फाइनेंस. आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? इतने सारे लोग, इतने सारे क्या, सब लोग जो सेव कर रहे हैं उनका सेविंग्स कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा ना. ठीक है. हो सकता है वो सेविंग्स लगेगा बैंक डिपॉजिट में, हो सकता है म्यूचुअल फंड में, हो सकता है हेज फंड में, हो सकता है इक्विटी शेयर्स में, हो सकता है बॉन्ड्स में, हो सकता है रियल एस्टेट में, हो सकता है कमोडिटीज़ में, हो सकता है पॉल्यूशन का कार्बन क्रेडिट में. इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है. फाइनेंस में करियर बनाने का मतलब होता है आप उस पैसे को संभालने लायक बनो. कैन यू मैनेज दैट मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स दैट पीपल आर इन्वेस्टिंग? Okay, where should that be invested? In which stock? In which sector? Bond? In which real estate? In which commodity? Because हर में तो नॉलेज का एकदम सागर है ना. स्टॉक्स में अपना नॉलेज है, बॉन्ड में अपना है, ये अलग है, वगैरह वगैरह. ठीक है. तो वट एवर इट इज, कमिंग बैक टू इट, यू आर वांटिंग टू सेव फॉर योर फ्यूचर. आप सेव कर रहे हो फ्यूचर के लिए, एकदम सही बोला. तो इन दैट केस इफ यू आर सेविंग 100 रुपी फॉर द फ्यूचर, आर यू ओके इफ आई गिव यू 100 बैक आफ्टर अ ईयर? आप 100 सेव कर रहे हो, तो इन दैट केस एक साल बाद 100 वापस ले लेना. वुड यू सेव देन? नो, नोबडी विल सेव.
व्हाई डू यू वांट हायर, माने व्हाई डू यू वांट 100 प्लस कुछ, क्यों चाहिए, क्यों क्यों, रीज़न क्या है उसका? एक एक करके पूछते हैं। आपने कुछ बोल रहा था, बोलिए। ओके, हाँ, इन्फ्लेशन बोला एक जन। कंज्यूम कर सकते थे। जो रुपया मैंने आपको दिया है वो एक्चुअली तो मेरा रुपया है। हाँ। मैं आपको दे रहा हूँ किस लिए, जिससे आपको आज हेल्प हो, तो मैं रिटर्न में कुछ तो मांगूंगा एज इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। इसमें क्या इमोशन बहुत बढ़िया भरा हुआ था। ठीक है, बोलते तो इमोशनल टच आ गया तुम्हारा आवाज़ सुन के। और जानते हैं, एक तो इमोशनल टच है और दूसरा थोड़ा सा एक जेलेसी का ही फीलिंग आया। क्या जेलेसी का? आपको दे रहा हूँ 100 रुपया, तो आप कुछ अर्न कर लोगे उससे, तो कुछ तो चाहिए। ठीक है, वॉट एवर इट इज़, जस्ट 1 सेकेंड। पहला रीज़न जो है वो उस फीमेल ने बोला, थोड़ा सा उन्होंने इंडिकेट भी किया कि सर अगर मेरे को 100 का 100 मिलने वाला है तो फिर मैं आज कंज्यूम ही कर लूँगा ना। मतलब इट इज़ माई मनी, आई कुड हैव कंज्यूम टुडे, बट आई एम गोइंग टू सैक्रिफाइस बाय कंजम्पशन। वाई शुड आई सैक्रिफाइस? गिवन अ चॉइस, आई वुड लाइक टू कंज्यूम नाउ, नॉट लेटर। तो द ओनली इंसेंटिव फॉर मी टू सैक्रिफाइस होता है ना कि मतलब वाई आर यू स्टडिंग, यू कुड रिजॉइस, यू कुड वॉच अ मूवी राइट नाउ, तो यू आर स्टडिंग, यू आर सैक्रिफाइसिंग योर लग्जरी in order to build your future, otherwise you won't. तो इसका मतलब the first reason why we require some return is sacrifice for current consumption, sacrifice for current consumption. Whether वो US का आदमी है या इंडिया का आदमी है या यूके का आदमी है, जापान का आदमी है, चाइना का आदमी है या हॉनोलुलु का आदमी है, सबके मन में ये फीलिंग आएगा, ह्यूमन बींग्स है ना, तो सबको ये रिटर्न चाहिए। इसको बोलते हैं, वी कॉल इट, मैं अपने आप सारा चीज़ डिक्टेट कर दूंगा, डोंट वरी, ओके, डिक्टेटेड क्लास है। रिस्क फ्री रियल रेट, रिस्क फ्री रियल रेट इक्वल टू, मन से मान रहा हूँ 4%। सर 100 के बदले 104 चाहिए, वरना पैसा नहीं देंगे। क्यों चाहिए 4 तेरे को एक्स्ट्रा? बिकॉज मैंने अपना कंजम्पशन सैक्रिफाइस किया। आई विल नॉट सैक्रिफाइस, इट्स माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो यू वांट 100 के बदले 104, ध्यान रखना 100 के बदले 104। नाउ इसने जो पॉइंट किया रीज़न लास्ट वाले बेंच में भी कि सर 1 साल में तो इन्फ्लेशन भी हो सकता है। इन्फ्लेशन मतलब चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा, तो जो आज सामान खरीद सकते थे 1 साल बाद जब खरीदने जाएंगे उसका दाम ज़्यादा हो गया, तो उसका दाम ज़्यादा हो गया तो उस केस में हम कमती सामान खरीद पाएंगे उसी रुपया से। तो 100 रुपया से आज सामान खरीद सकता है, 1 साल बाद 100 रुपया लेके जाओ, इन्फ्लेशन हो गया है, चीज़ों का दाम ज़्यादा हो गया, तो उतना सामान खरीद पाएगा कि उससे कम, उससे कम। वी से लॉस ऑफ परचेजिंग पावर, लॉस ऑफ परचेजिंग पावर। तो अगर आपको पता है, आपको लग रहा है कि 5% इन्फ्लेशन होने वाला है, 5% इन्फ्लेशन होने वाला है, यू शुड आस्क 5% मोर, 5% मोर। इसका मतलब 4% में आपको 5% और चाहिए, 4 and 5 9%। इसको बोलते हैं रिस्क फ्री नॉमिनल रेट। रिस्क फ्री नॉमिनल मतलब इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, रियल मतलब एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन। नॉमिनल मतलब इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, रियल मतलब excluding inflation. Very, very important for us, real and nominal. In the past curriculum of CA IPCC, it was not important, but now it is very important because capital budgeting ये सब में काम आएगा। CS FT FM में हमेशा से it was important। ठीक है, तो रिस्क फ्री रियल रिटर्न 4%, रिस्क फ्री नॉमिनल रिटर्न 9%। ठीक है, if you are lending to the government, if you are lending to the government because you are buying a government bond, which bond? गवर्नमेंट बॉन्ड बाई करे तो पैसा तो गवर्नमेंट वापस चुकाने वाला है, तो डूबने का डर नहीं है। बट इफ यू आर लेंडिंग टू अ नॉन गवर्नमेंट, टू अ कॉर्पोरेट, टू अ कंपनी, देयर इज अ चांस ऑफ डिफॉल्ट, इट मे नॉट रिपे द मनी। तो आर यू अ रिस्क लवर और अ रिस्क हेटर? रिस्क लवर है, अपने सब जन को क्या फीलिंग है, कहीं पे रिस्क है तो मज़ा आता है, वाह रिस्क है मज़ा आ गया, या कहीं रिस्क है तो लगता है रिस्क है, डरते हैं। तो आर वी सपोज टू लव रिस्क और हेट रिस्क? हेट, वी आर सपोज टू हेट रिस्क एंड वी आर रेडी टू टेक रिस्क स्टिल इफ वी गेट द सेम रिटर्न या हायर रिटर्न। हायर रिटर्न, रिस्क ले लेंगे सर, बट अगर हायर रिटर्न मिलेगा तभी।
तो जो एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए रिस्क लेने के बदले, दैट्स कॉल्ड रिस्क प्रीमियम. व्हाट इज दैट कॉल्ड? रिस्क प्रीमियम. सपोज 3%, तो 9 + 3 = 12%. दिस इज रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रिटर्न. पहले रिस्क फ्री वर्ड यूज कर रहा था, अब क्या? रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रिटर्न. ठीक है, तो 4% चाहिए बिकॉज तो अपना कंजम्पशन सैक्रिफाइस कर रहे हैं. 5% और चाहिए बिकॉज चीज़ों का दाम बढ़ने वाला है. 3% और चाहिए बिकॉज वो पैसा मार सकता है, तो यू वांट 3% एक्स्ट्रा रिटर्न, अदरवाइज यू नॉट विलिंग टू लेंड. तो 12% इज रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रिटर्न. ठीक है, तो इफ आई एड 4 and 3 = 7, what is its name? रिस्क एडजस्टेड रियल रिटर्न. रिस्क एडजस्टेड, रिस्क एडजस्टेड बिकॉज 3% लेते ही वो रिस्क एडजस्टेड हो गया, और इन्फ्लेशन नहीं लिया तो वो नॉमिनल है कि रियल है? रियल है. सही है. रिस्क एडजस्टेड रियल रिटर्न. तो ऑन द होल दुनिया में 4 तरह का इंटरेस्ट रेट ही होता है. एक है रिस्क फ्री रियल, एक है रिस्क फ्री नॉमिनल, एक है रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल, और एक है रिस्क एडजस्टेड व्हाट? रियल. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट. तो फिगर्स क्या है देख लो. 4, 9, 12, 7. 4, 9, 12, 7. ठीक है ना. अब तुमको इन चारों में से कौन सा आंसर है इस स्टोरी में बताना है. 4, 9, 12 या 7, इन चारों में से कौन सा आंसर होगा इस स्टोरी में जो बोलने वाला हूँ बताना है. सर, हम कहीं पे पैसा लगाने वाले हैं, वो पैसा डूब सकता है, पर सर इन्फ्लेशन का हमको चिंता नहीं है, बिकॉज अगला पार्टी जो भी इन्फ्लेशन होगा उसको वो अलग से दे देगा. बोला उसका मत सोच, इन्फ्लेशन का चिंता मत कर, वो तेरे को अलग से हम दे देंगे. इन्फ्लेशन को छोड़ के बता कितना रिटर्न चाहिए. व्हाट इज़ द आंसर? 7%. 7%. ठीक है. रिस्क था तो 3 चाहिए. रिमेंबर 4 तो चाहिए ही, 4 का डाउट नहीं है, 4 तो चाहिए ही, बिकॉज तुम पैसा दे रहे हो मतलब कंजम्पशन सैक्रिफाइस कर रहे हैं. तो 4 आएगा कि नहीं आएगा उसके ऊपर डिबेट नहीं हो रहा है, 4 तो आएगा ही. बात है 3 आएगा कि नहीं आएगा, बात है 5 आएगा कि नहीं आएगा. तो जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है वहाँ पे 3 को आना पड़ेगा. जहाँ पे रिस्क नहीं है वहाँ पे 3 नहीं आएगा. जहाँ पे हम लोग इन्फ्लेशन सहने वाले हैं वहाँ पे 5 आएगा. जहाँ पे इन्फ्लेशन है ही नहीं, या अगर है भी तो सर वो अलग से मिलने वाला है, अपने को नहीं सहना है, तो वहाँ पे अपने को 5 नहीं चाहिए. या तो इन्फ्लेशन है ही नहीं, और या इन्फ्लेशन है सर पर मेरे को वो अलग से मिलने वाला है, तो इसका मतलब आपको इन्फ्लेशन भी नहीं चाहिए रिटर्न से, तो वहाँ पे क्या आएगा? रियल. तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट. रिस्क फ्री रियल रेट, रिस्क फ्री नॉमिनल रेट, रिस्क एडजस्टेड नॉमिनल रेट एंड रिस्क फ्री रियल रेट. रियल माने एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, नॉमिनल माने इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन. इज इट ओके? रियल एक्सक्लूडिंग इन्फ्लेशन, नॉमिनल इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन. रिस्क फ्री माने तो वर्ड ही दिख रहा है, विदाउट रिस्क प्रीमियम. रिस्क एडजस्टेड माने क्या? विथ रिस्क प्रीमियम. वो तो ऑब्वियस है वर्ड. सही है. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट इन द वर्ल्ड. अभी तक लास्ट 15 मिनट में जो हुआ समराइज कर रहे हैं. पहले डिस्कस किए 6 सिचुएशंस इन द चैप्टर. रिमेंबर 6 सिचुएशंस इन द चैप्टर. टोटल में चैप्टर में 6 सिचुएशंस है. ठीक है. तो इन दैट केस वो 6 सिचुएशंस यहाँ से बोलते जाओ प्लीज. फर्स्ट वन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट. नेक्स्ट प्लीज. ठीक है, वो ऑर्डर में नहीं बोल रहा, कोई बात नहीं. बोला फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी. तो एक बार मैं उससे पूछना चाह रहा हूँ वो कौन सा था, बिकॉज ऑर्डर में नहीं बोला, दैट्स ओके, बट कम से कम अंदर का कंटेंट याद है क्या? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कौन सा था?